हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट में। और ये पॉलिटिक कंसेप्ट में जो अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चौथा और आखिरी पार्ट है। हम लोगों ने 3 पार्ट में हम लोगों ने 1919 तक का सब कुछ बेसिक क्लियर कर लिया था, जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हेल्प होता है वो हम लोगों ने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। वो जब कंप्लीट किया था उसके बाद हम लोगों ने एक साइमन कमीशन से रिलेटेड पढ़ाई बताया हुआ था कि साइमन कमीशन में क्या था। वो हम लोग पिछले तीसरे पार्ट में कंप्लीट कर लिया। जिस लोगों ने भी हमारे वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो हमारे तीनों पार्ट को देखें। आपको बेसिक्स पूरी तरीके से जो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको ज़रूर क्लियर होगा। तो आज जो हमारा आखिरी और चौथा पार्ट है, हम लोग आज हिस्ट्री डेवलपमेंट या कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आखिरी पार्ट है। ये चौथा पार्ट है जो आज हम लोग का कवर करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 1858 से लेकर 1947 का तक, जिसको हम लोगों ने अभी जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये आखिरी और फाइनल पार्ट है जिसमें हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ तक अभी कवर किया था। साइमन कमीशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उससे पहले 1858 हम लोगों ने कवर किया था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909 कवर किया था। और उसके बाद हम लोगों ने फिर 1909 के बाद 1919 कवर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ बेसिक्स क्लियर की कि क्या क्या होता, क्या क्या दिया गया, इलेक्शन कैसे लाए गए, व्हाट डू मीन बाय कम्युनल राइट्स, और क्या होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ट्रांसफर और रिजर्व जो काउंसिल, ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट क्या होते हैं, और ये सभी चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट और फाइनल अध्याय है जिसमें अभी हम लोग कम्युनल अवार्ड यहीं पे पढ़ लेते हैं। कम्युनल अवार्ड देखिए, आफ्टर जब साइमन कमीशन का जब 1927 में साइमन कमीशन जब आया था तो उसके बाद क्या हुआ था ना कि प्रपोजल जो कमीशन है उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक 3 राउंड कॉन्फ्रेंस का एक टेबल का प्रपोजल दिया हुआ था, जिसके बेसिस पे 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनने वाली थी। तो उससे पहले क्या हुआ था, 1932 में एक कम्युनल अवार्ड हुआ था, जिसमें क्या था, अगस्त 1932 में क्या हुआ था, जो रामसे मैकडे था, वो ब्रिटिश, उस समय कहते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने अनाउंस कर दिया था। उन्होंने क्या अनाउंस किया था, एक स्कीम उन्होंने क्या किया था, एक स्कीम रिप्रेजेंटेशन जिसमें माइनॉरिटी हो गया, जो मतलब एक तरीके से क्या होता है ना, क्या स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, जिसको उन लोगों ने क्या नाम दिया, कम्युनल अवार्ड। कहते हैं ना कि कॉमन मतलब इसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, तो उन्होंने माइनॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दे दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये अवार्ड जो नहीं, ये अवार्ड नॉट ओनली जो कंटिन्यू जो था ना वो सेपरेट इलेक्ट्रोल के लिए था, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, इंडियन क्रिश्चियन हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, और यूरोपियन हो गया। बट ये क्या किया था ना, सबको एक्सटेंड कर दिया था कि इसमें डिप्राइज क्लास, जिसे हम लोग डिप्राइज क्लास में कहते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी इन लोगों ने क्या किया था, कम्युनल एक तरीके से जिसको कह सकते सेपरेट लोग का इन लोगों ने एक फंडा डाल दिया था। इसके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए भी इन लोगों ने, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगा क्या कि अगर ये लोग एक में रहेंगे ना, तो ये लोग जो अगर 10 दिन में आज़ादी मांगेंगे, ये लोग 2 दिन में आज़ादी मांगना स्टार्ट कर देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे पहले मुस्लिम को दे दिया एक राइट सेपरेट इलेक्टोरेट का, फिर इन्होंने क्या किया, सिख को दिया, इंडियन क्रिश्चियन को दिया, एंग्लो इंडियंस को दिया, एंड यूरोपियन को दिया। अब 1932 में उन्होंने एक और प्रस्ताव रख दिया, क्या डिप्रेस्ड क्लास को भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का इन्होंने प्रस्ताव रख दिया, जिससे गांधी जी उस समय क्या होता है, गांधी जी उस समय क्या कहते हैं ना, इसी चीज को लेके कहते हैं कि यारवाड़ा जेल में पुणे में इन लोगों ने क्या वहां पे वो फास्ट किए थे, उन्होंने अनशन एक तरीके से कहते हैं ऐसा बुक कि वो जब तक वो स्थिति फास्ट कह सकते कि अनटू डेथ तक क्या उन्होंने यारवाड़ा जेल में फास्ट रख लिया था। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद एक एग्रीमेंट बनना था कम्युनल अवार्ड का, जिसमें एग्रीमेंट के बीच में कौन थे कि लीडर ऑफ, कहा जाता है कि लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्राइज्ड क्लास के बीच में ये चीज़ हुआ था। और इसी 1932 में जो ये एग्रीमेंट हुआ था, उसी एग्रीमेंट को पुणे पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या हो गया था, रिटेन किया गया था जो हिंदू ज्वाइंट इलेक्ट्रोड है ना,
वो क्या किया, रिजर्व, जिसको रिजर्व सीट के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, उन लोगों ने क्या किया, रिजर्व सीट डिप्राइव क्लास को, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब, उनको इन लोगों ने एक रिजर्व सीट का नाम दे दिया था कि हम इसको अब ये सेपरेट इलेक्टोर नहीं होगा, इसको हम कुछ ना कुछ रिजर्वेशन देंगे। तो ये कब हुआ था, कॉमनवेल्थ वॉर 1932 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पुणे में हुआ था, इसलिए इसको पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं 1935, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमीशन के समय 1935। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ना, वो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है ना 1935 से ही उठाया गया जी। एक तरीके से इसको कह सकते हैं सेकेंड, कह सकते हैं माइलस्टोन, कह सकते हैं कंप्लीट जो अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक सेकेंड एक तरीके से माइलस्टोन था। हाँ, ये क्या था, लेंदी तो था, मतलब इट वाज ए लेंदी, ठीक है, और लेकिन ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसमें आप कह सकते हो 321 सेक्शन और 10 डिवीजन थे, 10 शेड्यूल थे उस समय में, 1935 की मैं बात करूं। और अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ हम लोग 1935 से ही पिक की हुई, बहुत ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने 1935 से ही पिक किया है। तो इसको कहा जाता है एक तरीके से लेंदी एंड द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें क्या था 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल था। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसमें, जो प्रोविजनल एक तरीके से क्या था, अब इसी समय जो ऑल इंडिया फेडरेशन था वो कंसिडर किया गया क्या, प्रोविजनल और जो प्रिंसली स्टेट था एज ए यूनिट, मतलब उस तरीके से प्रोविजनल और जो ये जो प्रोविजनल एंड जो प्रिंसली स्टेट थे ना, इसको इन लोगों ने स्टेब्लिश, मतलब एज ए यूनिट इन लोगों ने स्टेब्लिश किया, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन को कंसिडर किया गया था उस समय में। और इन लोगों ने क्या किया, जो सेंट्रल थे और जो प्रोविजनल स्टेट के जो लिस्ट थे, उनको इन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट था फेडरल लिस्ट, दूसरा पार्ट था प्रोविजनल लिस्ट और तीसरा पार्ट था कॉन्करेंट लिस्ट। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद एक रेसिडुअल लिस्ट भी था। रेसिडुअल पावर का मतलब क्या था ना, कि जो इन तीनों में नहीं रहेगा वो किसके पास रहेगा, पार्लियामेंट के पास। उस समय तो गवर्नर जनरल के थे, लेकिन अब ये किसके हाथ में रहता है, पार्लियामेंट के हाथ में रहता है। तो जो फेडरल लिस्ट था, पहले क्या था ना, फेडरल लिस्ट कहते हैं हम लोग सेंटर के लिए कहते हैं, ठीक है, जिसमें उस समय कंसीडर किया था 59 आइटम्स। अभी ये बढ़ चुके हैं, ये अभी हम लोग 1976 के आसपास का पढ़ेंगे फिर। तो उस समय उसमें से कुछ ऐड करके इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये अभी बढ़ गया वो, इसको हम लोग फेडरल लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं। फिर प्रोविजनल लिस्ट को क्या हो गया, स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। प्रोविजनल लिस्ट एक तरीके, उस समय क्या था ना, प्रोविजनल लिस्ट में 54 आइटम थे। और कॉन्करेंट, देखो कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, दोनों, सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन पावरफुल आपको ही पता है और हमें भी पता है किसका होगा, सेंटर का ही होगा। तो जो 1935 में क्या था ना, वो टोटल 36 उस समय आइटम्स थे इसमें, ठीक है। और रेसिडुअल पावर उस समय किसके हाथ में था, अभी मैंने बताया, अभी तो उस समय 1935 का जो रेसिडुअल पावर गवर्नर जनरल के हाथ में हुआ करता था, ये अभी हमने आपको बताया। देखो गवर्नर एक तरीके से क्या था, अब जो क्या हुआ ना, जो एक्ट था वो डायरकी सिस्टम को इन लोगों ने एबॉलिश कर दिया, और किसको इंट्रोड्यूस किया, प्रोविजनल ऑटोनॉमी को लोगों ने नया एक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये सभी के सभी कब इम्पैक्ट में आए, 1937 में, और ये डिसकंटिन्यू कब हो गया, 1939 में। देखो ये बने तो थे 1935 में, लेकिन क्या होता है ना, इम्पैक्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये कब इम्पैक्ट हुए थे, मतलब इम्पैक्ट नहीं कह सकते, ये भी कह सकते कि इफेक्ट कब इसका हुआ था, जो केम इनटू द इफेक्ट कब, 1937 में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एडोप्टेशन, जो डायरकी सिस्टम था कहाँ पे एडोप्ट किया गया, देखो प्रोविजनल जो प्रोविंसेस मतलब स्टेट में तो इन लोगों ने बंद कर दिया, एबॉलिश कर दिया, लेकिन एडोप्टेशन कहाँ हो गया, डायरकी का सेंटर पे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो फेडरल लिस्ट था जो कि सेंटर के अंदर में आता था, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, मेन पावर अभी भी अपने पास रखना चाहते थे। तो जो सेंटर में जो फेडरल लिस्ट है, उसको इन लोगों ने फिर से 2 पार्ट में ट्रांसफर कर दिया। एक कर दिया रिजर्व के लिए, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा कर दिया ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो देखो उस समय क्या था ना, जो इंटू, और उसी समय 1935 के समय इन लोगों ने क्या किया था, बाइकैमरलाइजेशन जो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 6 जो आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस थे, वो कौन कौन थे, लेजिस्लेचर जिसके पास क्या था ना, बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया,
बिहार हो गया, आसाम हो गया, यूपी जिसको अभी उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, इन लोगों ने क्या किया, बाइकैमेरिकल बनाया, मतलब दो दो, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको अपर हाउस कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस कहते हैं। ये सीधी सी बात है कि जैसे स्टेट में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, समझना, सेंटर में क्या होता है ना, एक होता है लोकसभा अभी के समय में और एक होता है राज्यसभा। ऐसे इन लोगों ने स्टेट में भी इन लोगों ने मांग की, एक बाइकैमेरिकल जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस होता है, और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस होता है। आगे हम लोग और एक्सपेंडेड फॉर्म में जब स्टेट के रिलेटेड पढ़ेंगे तो और हम इसको आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एबॉलिश कर दिया जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, और इन लोगों ने स्टैब्लिश कर दिया, जो स्टैब्लिश किया गया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में भी हम लोग प्रीवियस पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग उस चैप्टर को, टॉपिक को उठा के देखोगे तो हम उसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था उसको इन लोगों ने एबॉलिश कर दिया, ठीक है। और इसी समय में क्या था, 1935 के समय इस्टेब्लिशमेंट हुआ क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कह सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कंट्रोल कर सकता है किसको, करेंसी को और क्रेडिट ऑफ कंपनी। क्योंकि देखो पैसा तो हमेशा जरूरी है हर जगह, बिना पैसे के कोई काम तो होना नहीं था। तो उन लोगों ने क्या था, देखो 6 आउट ऑफ 11 था, जिसमें भी हमने बता दिया आसाम, बंगाल। देखो मैं पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन ये मैं अपने माइंड से बाद में बता दूंगा। पीपीटी आप पढ़ लेना, या आप कंटिन्यू जब पढ़ोगे तो आप खुद ही देखोगे सब इसमें लिखा हुआ। इसी समय क्या था, फेडरल कोड तो स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो था, इसी में क्या था, फेडरल प्लस जो प्रोविजनल था प्लस ज्वाइंट जो सर्विस कमीशन था, पब्लिक सर्विस कमीशन था, वो इसी समय 1935 के उस पर ही बना था। फेडरल जो सेंटर का हो गया, फिर स्टेट का हो गया, और ज्वाइंट ज्वाइंट मतलब क्या होता है, दोनों सेंटर में भी और स्टेट। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन सॉरी मतलब होता है क्या, दो स्टेट मिलके या 3 स्टेट जो मिलके क्या होता है एक पब्लिक सर्विस कमीशन पे काम करे। तो ये आगे हम लोग और पढ़ेंगे। और इसी समय में जो स्टेब्लिश किया था फेडरल कोर्ट का भी, आपसे पूछा जा सकता है कब, जो कि 1937 में 1937 में फेडरल कोर्ट का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और वही एबॉलिश ऑफ काउंसिल मैंने अभी आपको बता दिया था कि वो हो जाता है। तो देखो मैंने आगे ये सब चीज़ मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड में बता दी, लेकिन ये आगे स्लाइड में मैंने पहले से ही डाला हुआ था। फिर आता अब हमारे आज़ादी का समय, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भैया इसको तो सभी याद रखेंगे। अब इस समय क्या हुआ था ना, जो ब्रिटिशर्स थे, जो 1947 में क्या ब्रिटिशर पीएम उस समय जो थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में वो खत्म कर देंगे। लेकिन कब, उन्होंने एक डेड लाइन दे दिया था, कब, जून आई थिंक 1948, 30 जून 1948 के समय इन्होंने एक डेड लाइन दिया कि हम इस समय तक खत्म कर दें। क्योंकि क्या हुआ था उस समय, अब ये समझ गए थे कि अब इन लोग को संभाल पाना मुश्किल है। तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे कि अपने अंदर ये सब चीज़ ले सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारतीय कोई नहीं माना। उस समय क्या था, जो एलिगेशन था, जो मुस्लिम लीग वगैरह क्या वो अलग डिमांड कर रहे थे पार्टीशन कंट्री का। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हर एक सब अपने अपने डिमांड पे लगे हुए थे कि हाँ मुझे ये और ये मुझे ये उस समय में चाहिए था। तो क्या हुआ, जो 3 जून 1947 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब क्या है ना कि फ्रेम कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लेकिन क्या था ना उस समय क्या था, दे कैन नॉट अप्लाई, मतलब सीधी सी बात है कि दोज पार्ट वो एक ही बात कहना चाह रहे थे कि वो ऐसा चीज़ नहीं करना जिससे देश के लिए भी हनन हो सके। वो ये चाह रहे थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बनाओ, लेकिन क्या ना कुछ ऐसा पार्ट मत ऐड करना जो लोग भड़क सके इस चीज़ को लेकर। लेकिन अब उस समय तक अपन लोग अच्छी तरीके से समझे कि नहीं नहीं भैया, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, आपका कोई बस उस नहीं चलने वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, जो 3 जून जो 1947 में क्या हुआ, सेम डे उसी 3 जून 1947 में जो माउंट बैटन प्लान कहा भी जाता है, जो लॉर्ड माउंट बैटन जो था, उसको बोला जाता है कि इन्होंने 4th पार्टीशन प्लान डाल दिया, जिसको कहा जाता है कि माउंट बैटन प्लान, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट भी कर लिए थे जो हमारे कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। जिसका इम्पैक्ट यही हुआ कि जो प्लान था ना वो इनेक्ट किया कब, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के लिए। देखो इसके कुछ फीचर्स क्या थे, फीचर्स यही थे कि ब्रिटिशर्स ने एंड कर दिया ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इन्होंने फिर एबॉलिश भी कर दिया, कहा जाता है कि जो एबॉलिश कर दिया किसको, जो रिमूव कर दिया या
हाँ, ये भी अभी यही पढ़ लेते, रिमूव द टाइटल एम्पेरिक ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइटल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की। फिर इन्होंने क्या कर दिया था, इसी समय एबॉलिश भी कर दिया, जो ऑफिस जो था किसका, वाइस राय एंड जो प्रोवाइडेड, जो हर एक डोमेन्स में जो वाइस राय का ऑफिस था उसको भी इन लोगों ने एबॉलिश कर दिया था। फिर जो एम्पायर था वो सीधी सी बात है कि अब जो एम्पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का था वो 2 डोमेन में चला गया, जो फ्रेम कर रहा है वो अडॉप्ट करेगा अपना एनी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमने एक सिर्फ ओवरव्यू लिया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक का, कि हमारे भारत में जैसे माउंटबेटन प्लान्स क्या होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखो यहीं से पूछा जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि स्टेब्लिश होता है, क्या स्टेब्लिश होता है कि गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होगा कहाँ पे, बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस में। तो सेंटर मतलब सेंटर तो जानती है, और प्रोविंस मतलब स्टेट, ये भी जानते हो। तो ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या था ना, अब ये एक तरीके से एक क्या ना, फर्स्ट कौन सा कैबिनेट था, कौन सा जो पहला जैसे कैबिनेट कौन सा फ्री इंडिया का कौन कौन को क्या बना हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू तो उस समय में वो पीएम भी थे, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन भी था। अब ये आगे भी आपको बताएंगे कॉमनवेल्थ क्या होता है, बहुत ऐसी चीज़ें जो आगे बताएंगे। साइंटिफिक एंड रिसर्च, देखो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये जवाहरलाल नेहरू का तो मोस्टली नहीं के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि मोस्ट सबको पता रहता है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा होम अफेयर, जो होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट किसके अंदर में था, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है पहला। और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये एजुकेशन से रिलेटेड, वो उस समय एजुकेशन किसके हाथ में, जब फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट कैबिनेट बना था किसके हाथ में था। ये भी पूछ लेगा कि राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में क्या था। और इनको तो कौन नहीं जानता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि, और ये आपके माइंड में रहना चाहिए। और ये हमारे सभी के साथ है, इसको एक और नाम से बोला जाता है, कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इनका नाम क्या है। अभी इनको एक कोई प्रतीक, क्या बोलते हैं इसको, प्रतीक से ही बोला जाता है इनको, किसी नाम, इनके नाम से कोई एक लगा भी जाता है कि हाँ ये चीज़ है, इसी का प्रतीक है। और ये मैंने आपको डाल दिया कि हाँ चलो ये एक ओवरव्यू है कि आपसे पूछ सकता है क्या, जो रेलवे बजट और को कब सेपरेट किया गया था जनरल बजट से, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। और ये किसका कौन से कमीशन के बारे में था, तो एक वर्थ कमेटी था जो 1921 में रिपोर्ट दिया था, जिसके बेसिस पे 1924 में रेल बजट को क्या सेपरेट कर दिया गया था। ये लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन, ये मैंने आपको बताया था, जो मैग्ना कार्टा था, ये क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक तरीके से ये फादर ऑफ बोला भी जाता है, क्या फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। लॉर्ड मिंटो था, वो फाइनेंशियल जो रिजोल्यूशन के फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो बताए थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था। ये हम लोग पहले पार्ट में सेकेंड पार्ट में आई थिंक डिक्लेयर कर लिए थे। लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग कौन था, ये कब एक्ट रेगुलेशन में बना था, ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। तो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको वन डे पेपर में आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा समय देके पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। कुछ भी कर लीजिए, सोचिएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा। यही था 1832 में चार्टर एक्ट, क्या इंपॉर्टेंट था, 1909 उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट था, फिर गवर्नमेंट कैसे फंक्शन किया था, ये सब अभी मैंने आपको पढ़ा भी दिया। और एक बार आप ये क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, जो किससे, राज्यसभा और लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये भी मैंने अभी आपको बताया। मॉडर्न एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर था। तो ये सब चीज़ आप एक बार थोड़ा सा समय देके पेपर में के लिए पढ़िएगा जरूर। और अब आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये तो ऐसे याद ही रहता है इंसान को। आपसे ये पूछ लीजिएगा कि जो हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए कौन है, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और ये भी पूछ लेगा कि कितने दिनों में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। देखो ये सब चीज पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको बस ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तो, मे भी नहीं पूछता अच्छी बात है, लेकिन पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों में बनाया गया, तो ये क्या था, 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन में हो गया, जिसका फिनिशिंग लाइन कब दिया गया था, 26 नवंबर थे। 26 नवंबर 1949 में था। और ये आपसे पूछा जाएगा उस समय शेड्यूल कितने थे, तो 8 थे, और अभी कितने हैं, शेड्यूल आपके टोटल 12 हैं। पार्ट उस समय कितने थे, 22 थे, लेकिन अब भी पार्ट कितने हैं, टोटल 25 हैं।
ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या है ना याद होना चाहिए। अभी मैंने इसमें तो बता दिया, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को रिकॉल भी करना कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछते नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू को बता दिया है। और यहाँ आज हमारा पहला चैप्टर जो हिस्ट्री या जिसको कैसे ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो ख़त्म होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस अनुसार से आप लोग हमारे चैनल को प्यार दे रहे हो, इतने अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग का जो व्यू है वो भी अच्छा रहा, बट ये चीज़ है कि थोड़ा सा आप प्रेजेंस दिखाओ, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि अगर कोई भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ ये चीज़ सर आपने यहाँ पे कुछ बता सकते हो, यहाँ पे कुछ हो। इससे क्या होता है ना, मैं भी आप ही लोगों से कुछ ना कुछ सीखूंगा। यहाँ तक मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे लिए ये परफेक्ट था, और मैंने आज मजाक में पढ़ते पढ़ते और आप लोगों से बात करते करते मैंने एक चैप्टर है आपका ख़त्म करा दिया। एक जिसमें कुछ करंट अफेयर्स भी थे, कुछ न्यूज एनालिसिस के पोर्शन भी थे। लेकिन ये आप लोग मुझे बताएं कि कैसा लगा। आप लोग जब बताएंगे कि कैसा लगा तो मैं आगे और इसको प्रोसीड करूँगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर लिटरली में बहुत ही अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप लोग ही ये चीज़ बढ़ा सकते हो और ये चीज़ आगे आप लोग ही प्रमोट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, एंड आप लोगों को हैप्पी दशहरा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।